एग्जैक्टली डिक्टेटरशिप में क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं ना फराज किदवई जी। विवेक जी सुन तो लीजिए, जल्दी से फिर विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं। आज की डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट यही है कि इलेक्शन भी होंगे, लेकिन इलेक्शन रशिया में भी होते हैं, जहां पर पुतिन साहब 87% वोट अपने हिस्से में ले लेते हैं और 13% कहते हैं विपक्षियों को कि जाओ तुम ले जाओ। तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, देश से बाहर थोड़ी है। फराज किदवई जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी बात तो खत्म करने दीजिए जल्दी से सर प्लीज। हाँ विवेक जी, वही मैं बोल रहा हूं कि विपक्ष सरकारें बनाएगा। विपक्ष मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाता था, लेकिन जनता के जनादेश का अपमान किया और वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को उन खरीद फरोख्त कर करके वहां की सरकार गिरा दी। पिछली बार कर्नाटका में भी विपक्ष ने सरकार बनाई थी। क्या हुआ पिछली बार कर्नाटका में? चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में तो धन्य हो बैलेट पेपर। ठीक है, मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, महाघोटाले। ठीक है किदवई जी, मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं। बाकी आपके सवालों का जवाब को बंधक बना दिया होता है। कौशल खान जी दे देंगे आपके सवालों का जवाब। विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम लोहिया जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा विवेक भाई की, अगर कोई विपक्ष का नेता अगर अपनी बात रखना चाह रहा हो तो आप उसको समय दीजिए, जितना समय आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते हैं। अगर किदवई साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनको समय देना चाहिए। नहीं, मैंने क्रॉस क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता को भी किया था। लोहिया जी अगर आपने सुना हो। विवेक जी आप बड़े आदरणीय हैं, आप बड़े आदरणीय हैं। अब मैं दो काम की बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में हुई है या चंडीगढ़ में हुई है, क्या मणिपुर में नहीं हुई थी? आप बताइए, क्या राष्ट्रपति शासन मणिपुर में नहीं लगना चाहिए था? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए था? ये हमारे देश का अमृतकाल चल रहा है। रोज पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जाता है, रोज पार्टियों के नेताओं को दल बदलाया जाता है। ये इस देश में अमृतकाल चल रहा है। ये अपेक्षा करते थे मोदी जी से। देश की 140 करोड़ की जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुना। अगर चुना तो ये अमृतकाल के लिए चुना था। आज किताबें महंगी हो गई हैं, आज महंगाई बद से बदतर, दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पे है, किसानों को पीटा जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये अमृतकाल चल रहा है इस देश का। ये प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करना, जुमले पेलना और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, तानाशाही रवैया दिखाना। अरे देश को अपेक्षा थी आपसे कि आप निजात दिलाओगे महंगाई से। आज बताइए 2014 से लेकर आज तक एक दाम किसी चीज के घटे हो? प्रवक्ता बीजेपी के बता दे भाई साहब कि एक चीज का दाम अगर घटा हो 2014 से लेकर आज तक। क्या ये अपेक्षा थी? प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार, अरे केजरीवाल जी का पीछा छोड़िए, उन्हें काम करने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं चैनल पे ही देख रहा था आपके कि एलजी के पास केंद्र की सरकार, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं दिल्ली सरकार से ज्यादा, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ज्यादा शक्तियां हैं दिल्ली सरकार से ज्यादा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे और केंद्र की सरकार पे अगर ज्यादा शक्तियां थी तो लिकर पॉलिसी पास कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर केंद्र की सरकार और एलजी साहब बहुत पावरफुल थे तो लिकर पॉलिसी जब बना के भेजी गई थी तो कैसे पास हो गई? जांच का विषय है। एलजी साहब की, उस समय के एलजी साहब की भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ईडी उनसे भी पूछताछ करे, बुलाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। 24 में हार दिखाई दे रही है, इसलिए बौखला गए। मैं डीके दुबे जी के पास आ रहा हूं, नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। डीके दुबे जी ठीक है, अपनी हार दिखाई दे रही है जी, हार की वजह से डर गए। डीके दुबे जी मैं संविधान वाले एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, उसके बाद निवान जी आपके पास आऊंगा। डीके दुबे जी, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोका जा सके कि भाई आप रिजाइन करो। देखिए ऐसा है विवेक जी, अगर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रेसिडेंट होते हैं और उन जजमेंटों के आधार पर वो कानून ही माना जाता है। पहली बात ये आती है कि इंदिरा नेहरू गांधी का जब जजमेंट आया था, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इंदिरा गांधी ने उस समय रिकमेंडेशन कर दी थी और इमरजेंसी लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना चाहिए, केवल प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती। इसलिए वो डिसीजन ही गलत था। राष्ट्रपति ने जो एक्शन लिया वो एक्शन ही गलत था, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन नहीं था। अब कोई भी सरकार के लिए जो सरकार कही जाती है
कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णित है वो ये है, देयर इज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सरकार होती है, गवर्नर की सरकार होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होती है, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उसके एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। मैं फिर से कहता हूं, गवर्नर, प्रेसिडेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनने का एक तरीका है कि भाई वो वोट लेकर आएगा, सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेगा, तो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन अगर पूरी नहीं होती तो कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली के मामले में ही ये कहा था अभी कि एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य है, और उससे ही चलेगा जो विषय एलजी के पास है उनको छोड़कर, मतलब कुछ विशेष केंद्र के विषय हैं उनको छोड़कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात मानेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बैठक नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर डिसीजन नहीं ले सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई मीटिंग ही नहीं हो सकती, तो फिर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एलजी करेगा क्या? जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक नहीं हो सकती, जिसका चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं हो सकता, उसका करेगा क्या? इसलिए डिफंक्ट सरकार बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नहीं बैठक ले सकता है तो वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अब इसके पीछे जयललिता को याद करिए। जयललिता ने 2001 में इस्तीफा दिया था, 2011 में इस्तीफा दिया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, अरेस्ट का नंबर आ गया था, अरेस्ट वो हुई, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट से उनके एडवोकेट जनरल, मतलब तमिलनाडु सरकार ने यह कहा कि हमारे पास मैंडेट है, हमको चुना गया है, जयललिता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है तमिलनाडु की सरकार, और मैंडेट का सम्मान होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन विराजमान है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान होता है, मैंडेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसलिए मैंडेट के आधार पर किसी क्रिमिनल को या किसी एक्यूज्ड को या कोई ऐसी कार्रवाई जिससे कार्रवाई बंद हो सकती है, उसको चीफ मिनिस्टर की सीट पर नहीं बैठाया जा सकता। अतः जो कुछ भी होगा वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति नहीं देता है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। इसलिए जयललिता के मामले में यह प्रेसिडेंट हो चुका है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। दुबे जी आपके पास वापस लौटूंगा, मैं इसमें नवीन जी का भी पक्ष जानना चाहूंगा। उसके बाद निवान जी मैं आ रहा हूं आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए। नवीन जी। जी विवेक जी, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी भी स्टेट में होते हैं जी, वो माननीय गवर्नर के पास होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर का जो रोल होता है वो बस एडवाइस करना और गवर्नर को असिस्ट करने का होता है। अब जब इनका रोल सिर्फ एडवाइस और असिस्ट करने का है, तो क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए गवर्नर को एडवाइस कर सकें, गवर्नर के साथ में मीटिंग्स कर सकें? तो बाकी सारे मुद्दों को यदि हम छोड़ दें, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सवाल यहाँ पर डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे जी। अगर चलाएंगे तो क्या वो चला सकते हैं? लेकिन इस पर चर्चा ना करके हमारे जो सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो है, कोई महंगाई पर लेकर के जा रहा है, कोई कहीं और लेकर के जा रहा है। देखिए, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका ऑफिस जो होता है ये तभी तक कायम रह सकता है जब तक गवर्नर इनके कार्यों से संतुष्ट हैं, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं। तो क्या जेल में बैठ करके जो फंक्शनिंग की जा सकती है तमाम बाधाओं के साथ में, क्या उसके साथ में कोई भी गवर्नर संतुष्ट हो सकते हैं सरकार चलाने के लिए? जवाब है नहीं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि कोई मुख्यमंत्री यदि अरेस्ट हो जाता है तो फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन प्रावधान नहीं होने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से सरकार को चलाएंगे और तमाम तरह के दिक्कतों से जो है लोगों को रूबरू कराएंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि यदि आप किसी केस में आरोपी हैं तो आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, या
क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि तमाम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं ऑपरेट करने में, आप किसी और को अपॉइंट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो कार्य कर और सके। मोरालिटी की भी बात आप कर रहे हैं, और यही सवाल को लेकर मैं निवान जी के पास जा रहा हूं। निवान जी, आपका क्या जवाब है इस पर? एक मोरालिटी नाम की भी चीज होती है। आप कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा पॉलिटिशियन और ऐसा सीएम उस जगह पर रहकर भी सरकार चलाना चाहते हैं क्योंकि मैंडेट हमारे पास है, और ये बात सच है कि मैंडेट और प्रचंड मैंडेट आपके पास है। लेकिन जैसा कि दोनों विशेषज्ञ ये बता रहे हैं, एक तो जयललिता का वाला केस भी है सामने जिस पर डीके दुबे जी ने भी प्रकाश किया, दूसरा ये कि एक जो फंक्शनल अथॉरिटी है और जो सिस्टम बना हुआ है उसके प्रॉपर फंक्शन में इशू है। निवान जी, देखिए, मैं आपकी सारी चिंताएं समझ रहा हूं और जितने भी पैनलिस्ट ने जो बात कही वो मैं सारी बातें सुनने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप पिछले 10 साल का इतिहास देख लीजिए आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, स्पेशली तब से जब से हमने 67 सीट्स ली और 62 सीट्स ली, पिछले चुनाव में दिल्ली के भारत के माननीय होम मिनिस्टर ने कमान संभाली थी और पूरे देश की बीजेपी दिल्ली आ गई थी। 15 साल से इनका एमसीडी पे वो था, एमसीडी में हम लोग जीत गए। पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये दिल्ली नहीं जीत पाए। उसके बाद पंजाब में हमने इनकी जमानतें जब्त कराई। उसके बाद गुजरात में जो इनका गढ़ कहा जाता है, हम 16% वोट ले आए। तो जब इन्होंने ये देख लिया कि ये एक ऐसी पार्टी है जो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकती है, तो ये अपनी पर्सनल पॉलिटिकल खुंदक निकाल रहे हैं हमारे साथ। आज आप दिल्ली के अंदर निवान जी को और कौशल कांत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। बोलिए निवान जी, बोलिए। एक करके हमारे जो एलजी साहब हैं, जो हमारे एक काम रोकते हैं। दिल्ली में दवाइयां रोक देते हैं, दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेटर बैठे हैं उनकी फाइलें रोक देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें रोक देते हैं। एक काम इनसे लड़के कराना पड़ता है। तो आप देखिए, जो सामने रहते हुए हमें काम नहीं करने देते, वो तो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी पंजाब तरह की से सरकार तो इनकी निवान जी सरकार ठीक गिर काम जाए। कर रही है। भगवंत मान जी को काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही उनको ईडी परेशान करता है, ना आईटी परेशान करता है। सर, मान साहब ने तो कितनी बार बोला कि मेरा 8,000 करोड़ रुपए केंद्र में अटका हुआ देते नहीं है। कितनी बार बोला कि जो गवर्नर है वो हमें बार बार सेशन बुलाने के लिए भी गवर्नर के पास जो है मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ये तो पूरे देश में जहां विपक्ष सरकारें हैं, ये तो हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक राज्य बता दीजिए जो विपक्ष की सरकार है और वो सही चलने दे रहे हो। ये बात मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर ये 2014 में आए थे, क्या बोलते थे? कोयला घोटाला। अगर भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा होता, भ्रष्टाचार के लिए ये कार्रवाई कर रहे होते, तो कोयला घोटाले का जिसका मुख्य आरोपी ये बताते थे, उसको आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन करा के टिकट दे दी। क्या चलाया ये किसी चैनल ने? उसके बाद जो 2G घोटाला कर करके ये सत्ता में आए, जो कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड से 350 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले रखा है, जिसको ये बताते थे कि 2G घोटाला। ये बोलते थे हम विदेशों से धन लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। आज 2700 करोड़ रुपए ये ऐसी कंपनियों से ले रखा है जहां पे ईडी रेड मारती है। ये है इनकी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार, ये खुद भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई करेंगे? ये कार्रवाई केवल और केवल पॉलिटिकल है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सेशन में कहा था कि भविष्य को भांप लेता हूं। जी, आप कह रहे हैं कि एक्शन पॉलिटिकल है, प्योर पॉलिटिकल है। मैं नवीन जी आ रहा हूं आपके पास, कौशल कांत जी इसका जवाब दे देंगे, उसके विक्रम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड में मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं सर। ठीक है, कीजिए पूरा कीजिए। 10 सेकंड और दे दीजिएगा कौशल कांत जी। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भविष्य को भांप लेता हूं। सर, इन्होंने भविष्य को भांप लिया है कि केवल एक आदमी है जो इनके भविष्य में इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज जब से इंडिया अलायंस साथ में आ गई है, विपक्ष पूरी साथ में आ गई है, विपक्ष देख रही है किस तरह से कांग्रेस की इन्होंने निवान जी एक बात बताइए ना, अगर आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, आपके पास इतना सपोर्ट है ग्राउंड पर, आपका कार्डर इतना बड़ा है, दे दीजिए रिजाइन, जो होगा देखा जाएगा। आप फिर से चुन के आ जाएंगे, आप जनता का सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि आपसे बाकी पार्टी को डर लग रहा है। विवेक जी, आज आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, रिजाइन दे दो। कल ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, रिजाइन दे दो। जितने विपक्ष के नेता उनको जेल में डाल के रिजाइन ले लो। ठीक है, कौशल कांत जी से जवाब ले रहे हैं। कौशल कांत जी, पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है। मेरे दोस्त बार बार बोल रहे हैं पॉलिटिकल रिवेंज की बात कर रहे हैं। ये मुझे बताइए